हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम PYQ सॉल्व करने वाले हैं। BSOC 104 के ये दिसंबर 2023 का क्वेश्चन पेपर होने वाला है आपका। और आप अपना जो है क्वेश्चन पेपर देख लेना, ये आपका है दिसंबर का। और ये सवाल है कुछ, ठीक है। आपके जो मार्क्स है वो 20 मार्क्स के ईच होते हैं सभी क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और 400 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होता है, ठीक है, आपको भी पता होगा। अब शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से जो आपने वहाँ पे देखा। भारत में हाशिए समावेश अपवर्जन पर गांधी के विचारों का परिप्रेक्ष्य या परिश्रण कीजिए, सवाल आपसे पूछता है। ये सवाल का जवाब जो है मैंने सबको अलग अलग डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। अब देखो यहाँ पे अगर आप वीडियो को पूरी देखोगे तो आपको कुछ चीज़ें समझ में आएगी। मैं बीच बीच में कुछ एक्स्ट्रा बताऊंगा आपको, जैसे कि आंसर राइटिंग आप कैसे कर सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा आगे जाके, ठीक है। और कुछ स्पेशल चीज़ें होती है, बोनस पॉइंट होते हैं जो कि बताना होता है आपको, लेकिन लोग जो पूरी वीडियो नहीं देखते हैं उनको वो मिस कर देंगे वो वाली चीज़, ठीक है। सीधी सी बात है। तो पूरी वीडियो देखना, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मुझे नहीं। लाइक कमेंट जो है आप कर देना, जो भी आपके फीडबैक्स हैं अच्छे हो बुरे हो आपको देने हैं, ठीक है। बस गाली मत देना, आपकी फीडबैक चाहिए मुझे, ठीक है, कैसी भी हो। उसके बाद कह रहा है कि भारत में हाशिए समावेश अपवर्जन, तो यहाँ पे 3 शब्द आपको मिल रहे हैं। इन तीनों को हमने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है अच्छे से, ठीक है। यानी कि ये गांधी जी के विचारों के अकॉर्डिंग इनको हमने एक्सप्लेन किया है, तो आप समझ भी जाओगे कि मतलब क्या है इनका। और साथ साथ में हम इनको गांधी जी के रूप में एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। सबसे पहले गांधी जी के हाशिए पर विचार जो है, यानी कि हाशिए का मतलब जो गांधी जी से है वो लोग जो कि गरीब है, ठीक है, उनके लिए ये शब्द का इस्तेमाल किया है। जो हाशिए पर हैं या जो निम्न जाति के लोग हैं, गरीब है, ठीक है, यानी कि ग्रामीण लोग, उनके बारे में जो गांधी जी हैं उनके ज़्यादा अच्छे एक तरीके से पॉजिटिव थॉट्स थे उनको लेके कि उनके लिए भी कुछ स्पेशल हमें करना चाहिए अलग से। तो वो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। मैं आपको पूरा पढ़ के नहीं बताने वाला क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा, आप पूरी वीडियो देखोगे भी नहीं। इसीलिए मैं आपको बस एक लेक्चर के रूप में समझाता जाऊँगा और आपको वो समझते हुए चलना है आगे तक, ठीक है। पूरी वीडियो देखनी है। और सॉरी, उसके बाद यहाँ पे जाति धर्म मूल इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि जो गांधी जी है वो इन सबसे परे थे। उनका जो मतलब था वो था कि भाई जितने भी लोग हैं भारत में रहने वाले, उन सबको, जो गरीब लोग हैं उनका साथ देना चाहिए, ठीक है। गरीब लोगों को उनके लिए कुछ स्पेशल जो है हमें करना चाहिए, तो उनका ये मानना था, ठीक है। और बाकी कुछ टॉपिक्स हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इनको पढ़ लेना। जैसे कि समता की बात की है उन्होंने, है ना। और स्वराज्य की बात की है कि भाई खुद का शासन हो, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो नहीं चाहते थे कि हम जो है विकास करें, विकसित हो, तो वो अपना फ़ायदा देख रहे थे वहाँ पे। लेकिन जो गांधी जी है उन्हें अलग एक मत रखा अपना कि भाई हमारा जो है राज खुद का होना चाहिए और हम इंडिपेंडेंट होने चाहिए अपने हक को या अपने जो निर्णय हैं, डिसीजंस हैं, उनको लेने के लिए, ठीक है। अहिंसा और जो सत्याग्रह है, सत्याग्रह, ये आपको जो है इनके एग्जाम्पल मिलते हैं, इनका प्रयोग किया है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, ठीक है। तो ये आपको जो हाशिए के लोग हैं उनको आगे लेकर ले जाने के लिए उन्होंने किया है, क्योंकि देखो अमीर लोग तो उस टाइम भी थे ना, अब वो उनकी कंडीशन ठीक थी, ठीक है। बेशक अंग्रेज लोग थे, लेकिन जो गरीब थे वहाँ पे, सॉरी जो अमीर थे उनकी कंडीशन वहाँ पे ठीक थी, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ ठीक है। लेकिन दिक्कत है कि किसके पास साथ थी, जो गरीब थे, जो किसान थे, ठीक है। जो किसान कहाँ करते हैं, किसान कहाँ रहते हैं, ग्रामीणों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं। तो उनके प्रति जो एक उदारता थी गांधी जी की, वो अलग थी उनको लेके, ठीक है। उसके बाद का और ज़्यादा टॉपिक्स यहाँ पे है। और सेकंड जो टॉपिक है आपका समावेश पर गांधी जी के विचार। तो समावेश यानी कि सबको एक तरीके से एकता में लेके आना, ठीक है, एकता के बंधन में बांधना और सबको साथ में लेके चलने की जो भावना है उसको समावेश कहते हैं, ठीक है। सबको एक साथ लेके चलना। बाकी अगर आप इसको पढ़ोगे, मैंने जो लिखा हुआ है, बहुत मेहनत करना पड़ता है। देखो लिखना तो ठीक है, चलो ठीक है लिख देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ में इसको जो है बुक से भी पढ़ना है आपके लिए, ठीक है। उस इसको फिर इंटरनेट से भी सर्च करना है। कुछ टॉपिक्स जो लीव हो गए हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं बुक से, तो उनको, क्योंकि कुछ मटेरियल जो होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है, बुक के अंदर, तो उसको करने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ मेहनत करनी पड़ती है, तो वो ज़्यादा ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसीलिए थोड़ा सा सपोर्ट किया करो, ठीक है। छोटे यूट्यूबर्स को ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और आप लोग जो है व्यूज़ देख के हमारी कम आते हैं तो सपोर्ट नहीं देते हो, बुरा लगता है। लेकिन कोई बात नहीं, हम अच्छा काम करते हैं तो आपका सपोर्ट भी मिलता है, ये भी है।
तो विभिन्नता में एकता की बात करते हैं, सर्वोदय यानी कि सभी का कल्याण हो, अहिंसा प्रतिरोध यानी कि जो अहिंसा है, ठीक है, उसका इस्तेमाल करना, जो हिंसा है उसको त्यागना। सभी धर्मों में सत्य के तत्व मौजूद थे और आपसी सम्मान जरूरी था। ये क्या है, ये समावेश के जो सिद्धांत हैं गांधी जी के, वो यहाँ पे आपको मिलते हैं। उनके जो विचार है समावेश के ऊपर, वो यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद तीसरा आता है अपवर्जन के सिद्धांत गांधी जी के। यहाँ पे अपवर्जन मतलब मैंने लिखा हुआ बहिष्कार करना, ठीक है, यानी कि बहिष्कार किस चीज़ का, जो अपने अंदर बुराइयां हैं उसका बहिष्कार करने की बात करते हैं गांधी जी कि भाई जो जाति प्रथा है, ठीक है, जो धर्म के नाम पे हम एक दूसरे को काटते हैं, मारते हैं, गालियाँ देते हैं, तो उसको उसको निष्कास करो, ठीक है, उसको निकालो, बहिष्कार करो उसका। तो इसको जो है गांधी जी ने बहिष्कार या अपवर्जन का सिद्धांत, या जो भी आप कह लें इसको, वो कहा है। अगर आ जाता है अब की बार, तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। और भी जो है इसके मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं, आप पढ़ लेना इनको। 3 पेज मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। कैसे? अभी देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पेज है, इसमें मैंने एक चीज़ मिस की है। अगर आपने नोटिस नहीं किया, आपने कभी आंसर राइटिंग नहीं की है, मुझसे नहीं सीखी है, तो इंट्रो मैंने जो है यहाँ पे इंट्रो एक मिस किया है। इंट्रो को हम हिंदी में कहते हैं भूमिका, ठीक है, भूमिका हमने यहाँ पे नहीं की है, तो आपको भूमिका भी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो जाएगा आपका, भूमिका के अंदर आप 4-5 लाइन जो भी आपको सही लगता है आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर, कि भाई आप क्या बताने वाले हो, ठीक है, गांधी जी के बारे में। तो उनकी जो एक मेन फीचर्स है वो आप बता देंगे वहाँ पे। उसके बाद जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये आपको एक्सप्लेन करना है। मैं इंट्रो लिख सकता था, लेकिन आप लोगों के लिए लीव किया है, क्योंकि सब कुछ मैं नहीं कर सकता, आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आंसर आप लोग लिखोगे, मैं नहीं, ठीक है, क्योंकि उससे मेरा भी टाइम वेस्ट होता है और आपका भी। वो चीज़ नॉर्मल है, वो आप कर सकते हो। अगर आप 1-2 दिन कंटिन्यूसली करते हो राइटिंग, तो आप इजीली सीख पाओगे। उसके बाद बहिष्कार के विरुद्ध गांधी जी के उदाहरण, ठीक है, ये आप लिख देंगे। ये कुछ कह रहे हैं कि एकता का मतलब एक रूपता नहीं है, विभिन्नता में एकता ही आदर्श है। कहने का मतलब जो गांधी जी है वो ये कह रहे हैं कि विभिन्नता में एकता, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया में क्या है, एकता का मतलब यहाँ पे एक रूपता हो गई है इंडिया में। यानी कि जो समाज की हम बात करते हैं भाई, जैसे कि एक हिंदू समाज की बात करें, तो हिंदुओं में बहुत सारी कैटेगरीज आपको मिलती है, ठीक है, ये समाज, वो समाज, फलाना समाज, ढिमकाना समाज। तो वो समाज अपने समाज के बारे में सोचता है, वो व्यक्ति जो है वो सिर्फ सोचता है कि भाई मेरा समाज ही आगे जाए, बाकी सब भाड़ में जाए, मुझे किसी से मतलब नहीं है। तो वो एक रूपता वहाँ पे आ गई है, ठीक है, जो कि खतरनाक है देश के लिए। हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए वो किस चीज़ की होनी चाहिए, कि भाई अपने देश को आगे बढ़ाना है, सबको साथ में लेके चलना है। इस तरीके की भावना की बात जो है गांधी जी करते हैं। ये आपको पढ़ना है, ठीक है, ये थोड़े से उनके विचार है। बाकी सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। कह रहे हैं कि भारत में बहुलता की प्रकृति पर नेहरू के विचारों की चर्चा कीजिए। बहुलता की प्रकृति, देखो इसके बारे में कुछ ज़्यादा खास जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि नेहरू जी ने बहुलता के ऊपर कुछ ज़्यादा खास नहीं बोला है और डायरेक्टली कभी बात नहीं की है इसके ऊपर, लेकिन एक अंदाज़ा के लगा के हम जो है इसका आंसर लिख पाएंगे। और हाँ देखो, ये इंट्रो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया, एक आपको निष्कर्ष का भी एग्जांपल दूंगा मैं अभी आगे, ठीक है, एक एक करके मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा, लेकिन आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी इसके लिए, ठीक है। मैं बोलता नहीं हूँ वीडियो देखने के लिए, अपनी मर्ज़ी से आप लोग देखो मत देखो। देखो मेरा काम है बस आपको गाइड करना, बाकी आपका गाइड होना ना होना वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। आप गाइड हो जाओगे तो अच्छी बात है, हमें भी अच्छा लगेगा। अगर आप नहीं होंगे तो वो देश के लिए भी खतरनाक है, आपके लिए भी। ये बहुलता पर नेहरू के दृष्टिकोण को समझा सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि भाई नेहरू का अनेकता में एकता का विचार, ये आपको जो है बताता है कि उन्होंने बहुलता के बारे में कुछ कहा है, इनडायरेक्टली कहा है, डायरेक्टली कभी भी नहीं बोला। मैंने आपको बताया ना, डायरेक्टली कभी नहीं बोला। मैंने यहाँ पे ऊपर जो है यही एक्सप्लेन किया है, ये जो इंट्रो लिखा है ना मैंने, इसी में मैंने एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने कभी भी डायरेक्टली बहुलता के ऊपर कभी आंसर नहीं दिया, कभी भी क्वेश्चन नहीं किया किसी ने, और उन्होंने बोला भी नहीं, उसके बारे में कोई स्पीच वगैरह नहीं दी है। लेकिन हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो उनकी क्या विचार होंगे इसके ऊपर। धर्मनिरपेक्षता राज्य की वकालत करता है, और विविधतापूर्ण इतिहास जो है हमारा रहा है उसको भी ये महत्व देते हैं, तो ये विभिन्नता को सपोर्ट करते हैं। कहने का मतलब ये है। राष्ट्रीय एकता पर इनके लेख जो आपको मिलते हैं, तो इसका मतलब कि वो अपने देश से प्यार करते हैं, और अपने देश में विभिन्नता है तो उससे भी प्यार करते होंगे, राइट। तो ये आपको जो है थोड़ा सा क्रिएटिव थिंकिंग करनी पड़ती है चीज़ों को करने के लिए। भारत की विभिन्नता में एकता पर उनके भाषण आपको मिलते हैं, तो उससे भी जो है हम विभिन्नता को
देख सकते हैं कि उनकी विभिन्नता के ऊपर क्या विचार है, ठीक है। बाकी और भी यहाँ पे दिए हुए हैं मैटर, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं, ये एक ही पेज में, एक या दो पेज में, हाँ एक ही पेज में कर दिया मैंने, ये आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इनको आपको एक्सप्लेन करना है, मैंने आपको बताया ना एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है आपको यहाँ पे, इनको सभी को 2-2, 3-3, 4-4 लाइन इनको एक्सप्लेन करना है, तो आपके पूरे 4 पेज भर जाएंगे, ठीक है। 400 वर्ड्स का आपका जो है वो पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चन नंबर की, भारत के संदर्भ में राष्ट्रीयवाद की अवधारणा की जांच कीजिए। तो राष्ट्रीयवाद की अवधारणा के बारे में पूछ रहा है, इंडिया में राष्ट्रीयवाद। तो भाई इंडिया में राष्ट्रीयवाद तो कम है लेकिन धर्मवाद ज़्यादा है ना, ये हमें मिलता है। लेकिन आंसर देख लेते हैं क्या लिखा है। कह रहा है कि एक जटिल और रूढ़िवादी विषय है ये, जो एक राष्ट्रीयवाद की बात करते हैं हम, इस पे पश्चिमी राष्ट्रीयवाद की परिभाषा को सीधे तौर पर लागू करना कठिन है। आइए देखें भारतीय राष्ट्रीयवाद के कुछ प्रमुख कारण, या कुछ प्रमुख कारण कि भाई किस तरीके से हमारे देश में राष्ट्रवाद पैदा होता है, ठीक है, क्या क्या रीजंस होते हैं उसके पीछे। तो भारतीय संस्कृति, ये भी एक इनका जो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इंडिया में जो संस्कृति है हमारी, वो हमें जो है राष्ट्रवाद जगाने में हमारी मदद कर दे, क्योंकि विभिन्नता है, हम एक है इसीलिए। विभिन्नता में एकता, ये भी मैंने आपको बता दिया। समानता, सनातन धर्म जो है हमें ये सिखाता है कि किसी विशेष धर्म से प्यार प्रेम ना करना, सभी धर्म बराबर है, उन सबसे प्रेम करना। तो ये समानता या जो सनातन धर्म है वो हमें सिखाता है। वैसे रियलिटी अभी कुछ और है, बदल गई है, पर ठीक है, लिखने में क्या जा रहा है। भारत का हजारों सालों का इतिहास जो है, यानी कि राजा, राजवंश, महाराजा, सम्राट, साम्राज्य, ये हमें जो है राष्ट्रवाद पे प्रेरित करता है, राष्ट्रवाद को उजागर करने में प्रेरित करता है। हमारी औपनिवेशिक विरुद्ध जो हमने जो लड़ाइयाँ लड़ी हैं, ये हमें एकजुट करता है, ठीक है, राष्ट्रवाद पैदा करता है हमारे अंदर। ब्रिटिश काल के समय जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक बदलाव हुए, वो हमें जो है प्रेरित करते हैं एकजुट होने में, राष्ट्रवाद को जो पैदा करने में हमारी मदद करते हैं। औपनिवेशिक संघर्ष, ये सारे जो है आपको पढ़ लेने हैं, ये आपका कुछ काम हो जाएगा। अगर सवाल ऐसा आता है तो आप इजीली इसका आंसर दे पाओगे। अब ना आपको एक बार और रिपीट कर लेना है इसको, खुद आप जो है पॉज करके इसके स्क्रीनशॉट लेके, या जो भी आपको सही लगता है आप कर सकते हैं। भारतीय सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो अलग अलग पहलू हम इस पर बात करेंगे, इनको आपको डिफाइन करना है। मैंने आपको बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा कि डिफाइन करना है। इंट्रो और एक कंक्लूजन आपको ज़रूर लिखना है सभी आंसर में, ठीक है। मैंने लिखा तो नहीं है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको लिखना है, क्योंकि वो लिखने में मेरा टाइम वेस्ट होता है। इसलिए मैंने जो है मेन जो टॉपिक्स हैं, जो आपके जो सवाल पूछे गए हैं, उसका आंसर लिखा है, ना कि इंट्रो और आउट्रो, ठीक है, वो नहीं लिखा मैंने। भारतीय सभ्यता के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कीजिए। तो अलग अलग पहलू है, उनको आपको जो है बताना है यहाँ पे। जैसे कि प्राचीन भारत जो है हमारा, वो एक बड़ा टॉपिक हो जाता है ना। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता जो है, वो आपको एक्सप्लेन करना है कि ये एक अलग हमारा जो है इतिहास है। भारत की सभ्यता जो है बहुत ही पुरानी है, पहली चीज़। दूसरी, विभिन्नता में एकता है। यहाँ पे अनेक प्रकार की भाषा है, धर्म है, खान पान है, कला है, तो अब भी हम एक है। धर्म और दर्शन, यानी कि हिंदू धर्म में जो है आपको बहुत सारी बेसिक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, जो कि और धर्मों में भी स्प्रेड हुए बाद में जाके। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, ये यहीं पे ही डेवलप हुआ इंडिया में, ठीक है। ये आपका रहा धार्मिक आदर्श और कला, सत्याग्रह। कला और साहित्य, इसमें क्या है, हमारे यहाँ की जो मूर्ति कला है, चित्रकला है, वस्तुकला, नृत्य, डांस, संगीत, साहित्य, ये आपको जो है एक स्पेशल देखने को मिलते हैं इंडिया में। ये हमारी जो सभ्यता है उसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये हमारे एक और पहलू हो गया। उसके अलावा सामाजिक व्यवस्था, यानी कि जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं, कास्ट सिस्टम की बात करते हैं, हमारे जो परिवार हैं वो औरों से अलग है, यानी कि संयुक्त परिवार आपको देखने को मिलते थे, अब तो नहीं है। और गुरु शिष्य का जो संबंध था, जो पहले था, अब नहीं है। त्यौहार, अनुष्ठान, ये जो है, ये जो पहले जो इंटरेस्ट था हम लोगों के अंदर जब हम छोटे थे तब था, लेकिन अब बच्चे देखते हैं, हम बच्चों को तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता इनमें, ठीक है। त्योहारों को लेके हम लोग तो जो है 2-2 महीने पहले से, अगर दिवाली आ रही है तो पटाखे फोड़ रहे हैं सड़कों पे, है ना, मतलब बहुत इन्जॉय करते थे। पर अब ख़त्म हो गया है सब कुछ। बच्चे के ऊपर जितना जो बर्डन रख दिया गया है ना पढ़ाई का, उनकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है, जो बचपन है, वो ख़त्म हो गया है। रोते होंगे वो अंदर अंदर, है ना। खैर, ये आपका ये आपका निष्कर्ष आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई ये भारतीय सभ्यता को समझाने के लिए कुछ ही पहलू हैं, इसके अलावा भी और भी चीज़ें हो सकती हैं, या फिर अगर हमें इसको समझना है और,
तो और अच्छी गहराई से समझना पड़ेगा हमें, ठीक है। इंडियन जो कल्चर है, जो है कि सभ्यता है, उसको समझने के लिए हमें और गहराई से समझना पड़ेगा। ये कुछ ही है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है इसके अंदर, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, भारत में 1970 के दशक के दौरान महिला आंदोलन के मुद्दों और गतिविधियों का वर्णन कीजिए। ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपका हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि महिलाओं के बारे में पूछा गया है एग्ज़ाम में। कोई ना कोई एक सवाल आपको महिलाओं के ऊपर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ है, आप इजीली जो है इसको समझ के कर सकते हो, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है। आप अगर थोड़ा बहुत भी इधर उधर आ जाता है तो आप कर लेना, ठीक है। यही आपको आंसर लिख देना है कि भाई मुद्दे अगर पूछ रहा है तो आप मुद्दे लिख देंगे आराम से, और गतिविधि या एक्टिविटी जो है वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। महिलाओं के ऊपर आप कैसे लिखेंगे, यानी कि ये 1970 की बात कर रहा है यहाँ पे। मैंने यहाँ पे मुद्दे का एक अलग टॉपिक बनाया है, एक अलग पॉइंट बताया है आपको। देखो यहाँ पे इसको एक्सप्लेन जो है मैंने सही से नहीं किया है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ना, आप इसको और बड़ा कर सकते हो। जैसे कि भारत में 1970 के दशक के दौरान महिला आंदोलन के मुद्दे, ठीक है। एक टॉपिक तो ये बन गया, एक पॉइंट ये बन गया, और एक दूसरा पॉइंट जो था वो आप गतिविधि के ऊपर बना देंगे ऐसे ही, ठीक है। लास्ट में आपको गतिविधि ऐड करना है बस, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में, आपका जो आंसर है वो एकदम प्रॉपर लगेगा, और टीचर को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि आपने उस आंसर में लिखा क्या है, राइट। और यहाँ पे और भी चीज़ें, जैसे कि दहेज प्रथा का विरोध करना, सती प्रथा का उन्मूलन, ये मुद्दे हैं जो उठाए गए थे 1970 में, जो आंदोलन हुए थे महिलाओं के द्वारा। उनमें बलात्कार, यौन पीड़न, ठीक है, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वस्थ प्रजनन अधिकार, ये सारे जो डिमांड थी वो महिलाओं के द्वारा की गई थी, ठीक है, 1970 में, जब आंदोलन उनके द्वारा किए गए थे। और इसके जो प्रभाव थे वो पड़े, ये आपको पढ़ सकते हो आप कि भाई क्या क्या चेंजेस आए उसके प्रभाव की वजह से। बहुत तगड़े प्रभाव पड़े थे, ठीक है। कानूनी व्यवस्था बदल दी गई थी उनकी एक आवाज़ के लिए, क्योंकि उन्होंने वो साथ में आ गई महिला, ठीक है। जागरूकता इसको कहते हैं। दहेज प्रतिबंध जो थे वो लगा दिए गए, ठीक है, 1961 में। और सती प्रथा को ख़त्म कर दिया गया 1987 में। महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया। जागरूकता पैदा हुई, सबसे बड़ी चीज़ जागरूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ये जो है आपको याद रखना है, ठीक है, महिलाओं के लिए। और गतिविधि जो है ये इसका अलग टॉपिक है। इसमें गतिविधि में क्या है कि प्रदर्शन किए गए, ठीक है, धरने प्रदर्शन किए गए, जागरूकता अभियान चलाए गए, कानूनी जो बदलाव थी उसमें मांग की गई, महिलाओं का संगठन बना, सामाजिक सुधार अभियान चलाए गए, है ना। तो ये आपको लिख देने हैं, आराम से आप कर पाओगे, ठीक है। आई ट्रस्ट यू। कुछ और भी जो है गतिविधियाँ की गई 1975 में, है ना, 1974 में, 1980 में, ये आपको लिख देने हैं कि क्या क्या बदलाव हुए। यानी कि कह रहा है कि 5,000 ज़्यादा महिलाएं जो है दहेज प्रथा के खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रही थी वहाँ पे, तो बहुत बड़ी संख्या होती है इसको, ये जो होती है। और ये जो इसके प्रभाव होते हैं वो सेम जो पीछे मैंने आपको बताए ना, ठीक है, ये जो पीछे मैंने आपको बताया वो सेम प्रभाव ये वाले आपको वहाँ पे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। या फिर आप एक जगह लिख दो, या फिर अलग अलग करके लिख सकते हैं। एक ही जगह लिख देना सही रहेगा, क्योंकि फिर टाइम भी बचेगा आपका और पेज भी बच जाएंगे, ठीक है। 4 पेज से ज़्यादा लिखेंगे आप इसमें, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें बना दिए हैं। जाति को श्रेणीबद्ध व्यवस्था के रूप में बात व्याख्या, श्रेणीबद्ध व्याख्या, इसमें क्या है आपको वर्ण व्यवस्था के बारे में याद आया होगा इसको देख के। जाति व्यवस्था में इसमें आपको विशेषता बतानी है, मैंने बता दी, जन्म के आधार पे होती है जाति, ठीक है। असमानता होती है, सामाजिक बहिष्कार होता है धार्मिक आधार पे, ये आपको देखने को मिलती है। इसका जो प्रभाव थे वो कैसे होते हैं, सामाजिक संबंध में प्रभाव देखने को मिलता है, विवाह में, शिक्षा में, रोजगार में, राजनीति में, इन सब में इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आलोचना इसकी की गई है, इसकी आलोचना होनी चाहिए ज़रूर, कि भाई अन्यायपूर्ण है और अनावश्यक या अमानवीय है, ये बिल्कुल भी मानवीयता नहीं दिखाता, ठीक है। और काफ़ी सारे जो बड़े बड़े समाजशास्त्री है, सामाजिक सुधारक हैं, उन्होंने प्रयास किए हैं इसको ठीक करने के। वो बात अलग है कि यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कहते हैं ना कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती, तो वही सिस्टम अभी भी है। कुछ लोग अभी भी फॉलो करते हैं उन सब पुरानी जो परंपरा है, जो घटिया परंपरा है उनको। खैर, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपने अगर अभी तक मेरी वीडियो देखी है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।